सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इसके पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद का उदय कैसे हुआ था, और उसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी राजगृह थी, और वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। मगध पर सबसे पहला शासन हर्यक वंश ने किया। याद रखिएगा, मगध पर सबसे पहला शासन हर्यक वंश ने किया। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। याद रखिएगा, बिंबिसार। और इसके बाद हम इसके कुछ लेक्चर के बाद एक और नाम आएगा बिंदुसार, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह यानी राजगृह बोला जाता है या फिर गिरिव्रज को राजधानी बनाया। राजगृह क्यों बोला जाता है? क्योंकि राजगृह मीन्स राजाओं का घर, यानी राजवंश जहां पे रहता था उसको राजगृह बोले इन्होंने। वो राजगृह जो था वो चारों तरफ से किला क्या कहते हैं, पहाड़ वगैरह से घिरा हुआ था। तो इस तरह वो सुरक्षित था और वहां पे राजा लोग अपने वंश के साथ रहते थे। तो क्या हुआ, बिंबिसार ने राजगृह या गिरिव्रज को राजधानी बना लिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य विस्तार किया। ये क्या करता था कि मतलब ऐसी राजकुमारियां ढूंढता था, मतलब जिनके कोई भाई ना हो, जिससे क्या होता था उनसे विवाह करके उनका जो सारा साम्राज्य अपने अंडर में ले लेता था। अब मतलब उसका शासन होने लगता था उस राजकुमारी के शासन पे। क्या होता था, इसीलिए वो ऐसी राजकुमारियां ढूंढता था जिनका कोई भाई ना हो, जिससे उसका सारा साम्राज्य उसे मिल जाए। तो इस तरह इसने 4 विवाह किया। जो अमरपाली था, इसके बारे में अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले 3 जानते हैं। सबसे पहला महाकोसला से उसने विवाह किया, जो कोसल वंश की राजकुमारी थी। उसके बाद चेलना, जो वैशाली के राजा चेतक की पुत्र थी, इससे विवाह किया। फिर क्षेमा, जो पंजाब की राजकुमार थी, इनसे विवाह किया। इस तरह इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा इसने छोटे मोटे युद्ध भी लड़े, जो छोटे छोटे राजाओं से लड़ते, जिनसे वो आसानी से जीत सकता था। लेकिन इसका एक और क्या होता था, इसका एक और क्या कहते हैं इच्छा थी कि वो वैशाली जो लिच्छवी संघ था उनसे विजय प्राप्त करने के लिए उनसे लड़ता है, लेकिन हार जाता है। याद रखिएगा। लेकिन जितने छोटे छोटे राजा थे इनके अतिरिक्त उनसे लड़ता है और बाकी वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इस तरह से 4 शादियां की। चौथा शादी उसने अमरपाली वैशाली की एक नर्तकी थी, उससे विवाह किया। इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम जीवक था। इसने क्या किया, जीवक को क्या कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेज दिया, और वहां से वो महान चिकित्सक और क्या कहते हैं महान चिकित्सक बना, और आयुर्वेद में उसने बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसी तरह क्या किया, बिंबिसार ने जीवक को अपना राजवैद्य घोषित कर दिया, यानी सबसे मुख्य वैद्य वही बन गया। कौन? जीवक। फिर उसने क्या किया, एक बार क्या हुआ था कि अवंती के राजा प्रद्योत थे, उन्हें भयंकर बीमारी हो जाती है। तो उस समय बिंबिसार जीवक को, राजवैद्य जो जीवक उनका पुत्र था, उसको उनकी सेवा यानी प्रद्योत की सेवा में भेजता है। इससे क्या होता है, कुछ दिन बाद वो अवंती के राजा प्रद्योत ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, और उनसे खुश होकर के वो क्या कहते हैं उनकी शरण में आ जाते हैं। मतलब उनके क्या कहते हैं बिंबिसार के उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह अवंती का भी शासन इसके हाथ में आ जाता है बिंबिसार के। इसके अलावा जो जीवक था, राजवैद्य जीवक, इसने बुद्ध की भी सेवा की, गौतम बुद्ध की भी सेवा की। सन क्या कहते हैं 492 ईसा पूर्व में क्या होता है कि अजात शत्रु, इसका पुत्र था, उसने अपने पिता की हत्या यानी बिंबिसार की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में, और राजगद्दी पे बैठ गया।
इसी के वजह से इसको अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इनसे किस शासन को कुड़िक कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसने वैशाली को जीता तथा कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर राजकुमारी वजीरा से विवाह किया। इससे काशी जनपद स्वतः प्राप्त हो गया। फिर क्या हुआ था कि बिंबिसार हमेशा से चाहता था कि वो वैशाली यानी लिच्छवियों को पराजित करे, लेकिन उसका पुत्र ये इच्छा पूरी करता है, वो वैशाली को जीत लेता है तथा क्या होता है कि कौशल के राजा प्रसेनजीत को हरा देता है। इससे वो राजकुमारी वजीरा से विवाह कर लेता है। फिर क्या होता है कि उसे आसानी से काशी जो जनपद था वो आसानी से उसे प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो अजातशत्रु होता है वो लिच्छवियों को यानी वैशाली को पराजित करने के लिए वो 2 मॉडर्न टाइप के हथियार यानी आधुनिक हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किसने किया था, तो महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इसके समय में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इससे अजातशत्रु के समय क्या होता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, तो उस समय अजातशत्रु को भी उसके अंश की यानी बौद्ध की कुछ अस्थियां उसे मिलती है। फिर वो अजातशत्रु उन अस्थियों को ले जाकर के अपने जहां उसकी राजधानी थी राजगिरी, वहां पे उसे एक स्तूप बनाता है, वहां पे स्थापित कर देता है उनकी अस्थियों को। फिर क्या होता है, फिर बौद्ध का जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन वहीं पे कराता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था और किसके शासन में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमने देखा कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी और उसी तरह उसका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन, इसको उदयन या उदयन नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। इसने क्या करता है, इसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना कर उसे राजधानी बना लेता है। क्या होता है कि जो पाटलिपुत्र होता है वो 3 नदियों से एक तरफ से घिरा रहता है, गंगा, सोन, गंडक और एक तरफ रहता है बहुत सारी पहाड़ियां। तो इस हिसाब से ये जो पाटलिपुत्र जो नगर था वो बहुत ही सुरक्षित था, इस पे आक्रमण नहीं किया जा सकते थे आसानी से। अगर इस पे आक्रमण करना होता था तो पहले तो ये 3 नदियों को पार करना, तीनों तरफ से घिरा हुआ था, गंगा, सोन और गंडक से, और एक तरफ बाकी था तो वो पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो उस समय पाटलिपुत्र क्या था, बहुत ही सुरक्षित नगर था, इसलिए इसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी और उसे अपनी राजधानी बना लेता है। कौन? उदयन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया या फिर इसकी स्थापना किसने की, तो उदयन। इसका पुत्र जो था नागदशक, वो इस वंश का यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसका एक सेनापति था शिशुनाग। उस समय हुआ क्या था कि जो नागदशक था वो बहुत ही निर्बल टाइप का शासक था और बहुत ही थोड़ा डरपोक टाइप का शासक था। इसी का फायदा इसके सेनापति यानी शिशुनाग ने उठाया और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। इसके पहले जो अजातशत्रु उदयन जो ने किया था, यानी इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी अजातशत्रु और उदयन ने, इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक, ये बहुत ही निर्बल और कमजोर टाइप का शासक था और इसी का फायदा इसके सेनापति शिशुनाग ने उठाया और इसने यानी शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। फिर क्या होता है कि शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इसने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने
वैशाली को राजधानी बना दिया तथा अवंती को मगध में मिलाया। तो क्वेश्चन आता है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया? तो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया और इसने वैशाली को राजधानी बना लिया। फिर इसका पुत्र आता है कालाशोक, इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना लिया। तो क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र को पुनः किसने राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को पुनः कालाशोक ने राजधानी बना दिया और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। ये भी याद रखिएगा, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आता है महापद्मनंद, इसने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी। ये एक बहुत ही पराक्रमी टाइप का शासक हुआ करता था महापद्मनंद। इसने इसीलिए महापद्मनंद ने भारत में एकमात्र ऐसा शासक जिसने एक राठ की उपाधि धारण की। ये बहुत ही निडर टाइप का शासक था और इसने एक राठ की उपाधि धारण की। नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद। महापद्मनंद को पुराणों में परशुराम की द्वितीय अवतार भी कहा गया है। ये भी याद रखिएगा कि इतना निडर था, इतना अच्छा शासक था कि इसे परशुराम की द्वितीय अवतार के रूप में माना गया पुराणों में। ये भी याद रखिएगा कि पुराणों में परशुराम का द्वितीय अवतार किसे कहा गया है? महापद्मनंद को। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। फिर क्या होता है कि कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और उसका साक्ष्य यानी उसकी सबूत के लिए कि हमने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, वहां के जिनसेन की मूर्ति, जो जिनसेन कौन थे? जैन धर्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता थे, बहुत ही माने जाने वाले देवता थे, यानी उनकी देवता थे जैन धर्म के, और उनकी मूर्ति को मगध में लेकर आया ताकि ये सबूत दिखा सके कि मैंने कलिंग पर जीत प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है। हाथी गुफा अभिलेख किसने खुदवाया था? ये खारवेल ने खुदवाया था, राजा खारवेल ने। ये भी याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कलिंग में नहर का निर्माण किसने कराया था? तो महापद्मनंद, जो क्या था? मगध का शासक था। उसने कलिंग में जाकर के एक नहर खुदवाई थी, नहर का निर्माण कराया था। और इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख किसने खुदवाया था? खारवेल ने, राजा खारवेल ने। याद रखिएगा। और इस नंदवर्धन नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसके समय पे क्या हुआ था कि ये जो घनानंद था बहुत ही क्रूर टाइप का शासक था, बहुत ही हमेशा विलासिता के जीवन में अपने में मस्त था। उस समय क्या हुआ था कि जो सिकंदर था 226 ईसा पूर्व में इसने मगध पर आक्रमण करने ही वाला था, यानी कर भी दिया था 226 ईसा पूर्व में। तो इसकी सूचना लेकर के कौटिल्य जो थे वो घनानंद के पास जाते हैं और सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताते हैं और उसे रोकने के लिए घनानंद से रिक्वेस्ट करते हैं। तो उस समय जो घनानंद था बहुत ही क्रूर शासक था और उस समय अपने विलासिता के जीवन में व्यस्त था। वो क्या करता है? कौटिल्य का बहुत ही अपमान करता है और उनकी चोटी को पकड़ करके उन्हें बाहर फेंकवा देता है। इस तरह कौटिल्य चाणक्य थे उनकी चोटी खुल जाती है और वो ये प्रण लेते हैं कि जब तक घनानंद के शासन जो है, घनानंद का जो शासन है उसको उखाड़ फेंक नहीं देंगे तब तक वो अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे। फिर इसके बाद आता है कि मौर्य वंश। इसके बाद हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आता है। तो क्या कहता है कि घनानंद अंतिम शासक था, वो बहुत ही क्रूर शासक था। इसी के समय में 226 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। तो ये था मगध का उत्कर्ष। इसके बारे में हम
चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।